हेलो एवरीवन, मैं राकेश। आज एचएस मेंस का एक और सेक्शन लेकर आपके सामने उपस्थित हूँ। इस सेक्शन में हम बात करेंगे पॉलिटिकल सिनेरियो ऑफ हिमाचल प्रदेश, पॉलिटिकल पार्टीज़, उनका सपोर्ट बेस, उनकी परफॉर्मेंस इन इलेक्शंस और टोटल हम पॉलिटिकल सिनेरियो पे चर्चा करेंगे हिमाचल प्रदेश के शुरू से लेकर अब तक 2017 के इलेक्शंस तक की बात करेंगे हम। सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम, ये सेक्शन थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं थोड़ा तेज़ बोलूँगा, तो काइंडली बियर विद इट। और जहाँ भी आपको ज़रूरत लगे आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। बीजेपी और भारतीय जनता पार्टी और इंडियन नेशनल कांग्रेस, दो की पॉलिटिकल पार्टीज हिमाचल प्रदेश के पॉलिटिकल स्टेज पे हैं। अल्टरनेट पावर स्ट्रक्चर यहाँ पर चल रहा है राइट फ्रॉम 1977 ऑनवर्ड्स। इस टर्म में आएगी कांग्रेस, तो अगले टर्म में भारतीय जनता पार्टी, फिर रोटेट होएगा। 77 तक यहाँ पर सिंगल पार्टी डोमिनेंस था कांग्रेस का, लेकिन उसके बाद से यहाँ पर अल्टरनेट पावर स्ट्रक्चर चला रहा है। 4 है लोकसभा की सीट, शिमला, हमीरपुर, कांगड़ा, मंडी। 3 है राज्यसभा की सीट और 68 हैं विधानसभा की कॉन्स्टिट्यूंसीज। प्रेजेंटली चल रही है 13वीं विधानसभा और उसमें है 5 वुमेन एमएलएज। पहले थी 4, लेकिन बाई इलेक्शंस में 2019 के पार्लियामेंट्री इलेक्शंस के बाद जब वहाँ पछाद की सीट खाली हुई, तो वहाँ के सिटिंग एमएलए जो थे सुरेश कश्यप जी, जो कि आज मैं 24 जुलाई को ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो 2 दिन पहले ही जिन्हें भारतीय जनता पार्टी का स्टेट प्रदेश अध्यक्ष हिमाचल प्रदेश का बनाया गया है, सुरेश कश्यप जी, वो वहाँ से पार्लियामेंट्री सीट पर जीतकर लोकसभा के लिए निर्वाचित हुए और वो सीट खाली हो गई अलॉन्ग विद किशन कपूर जी धर्मशाला से। तो धर्मशाला सीट भी खाली हुई और पछाद सीट भी खाली हुई, ये दोनों चले गए लोकसभा में। और यहाँ पर फिर से भारतीय जनता पार्टी दोनों सीट को जीत गई बाई इलेक्शंस में। पछाद में जीती रीना कश्यप जी और विशाल नेहरिया जी जीते धर्मशाला में। तो इन रीना कश्यप जी को मिला के हो गई 5 वुमेन एमएलएज। तो अभी प्रेजेंटली 5 वुमेन एमएलएज हैं हमारी विधानसभा में। कांग्रेस की स्थापना के बारे में सब जानते हैं, बहुत कॉमन सी चीज़ें हैं, इसके बारे में हम नहीं जाएंगे। हिमाचल प्रदेश की बात करते हैं। 1948 में ही हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की स्थापना हुई फॉर्मली। प्रजामंडल्स के कन्वर्जन के साथ कांग्रेस कमेटी में प्रजामंडल कन्वर्टेड हो गए और इसके साथ ही यहाँ पर कांग्रेस की स्थापना हुई। प्रजामंडल्स क्योंकि शिमला हिल एरियाज में स्ट्रांग थे, तो कांग्रेस की डोमिनेंस उस एरिया में चली आ रही है। भारतीय जनता पार्टी की बात करते हैं। जनसंघ 1951 में शुरू हुआ था एज अ सेपरेट सेक्ट ऑफ हिंदू महासभा एंड आरएसएस। ये पहले इलेक्शंस में, 3 जनरल इलेक्शंस में तो अंडर कवर ही रहा जनसंघ, और उसके बाद इसने लोकल ग्रुप्स को ज्वाइन किया एंड लोकल पॉलिटिकल पार्टीज़ को ज्वाइन किया और इसके बाद बन गई भारतीय जनता पार्टी 1980 में। इसके बाद से आया पॉलिटिकल स्टेज पे, फोर फ्रंट पे। 5 आइडियल्स पे भारतीय जनता पार्टी काम करती है। इट्स अ मिक्सचर ऑफ न्यू नेशनलिज्म एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। हिमाचल प्रदेश में एक सेपरेट यूनिट ऑफ जनसंघ सेटअप हुआ 1966 में, जब पंजाब का रीऑर्गेनाइजेशन हुआ और हिमाचल प्रदेश में भी पंजाब के कुछ हिल स्टेट्स मिलाए गए। इससे पहले इतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं था जनसंघ का, लेकिन इसके बाद से कैडर्स के अच्छे वर्क से, हार्ड वर्क से और आरएसएस के अच्छे काम से ये पॉलिटिकल स्टेज के फोर फ्रंट पे आ गई। और शांता पार्टी गवर्नमेंट 1977 से लेकर 80 के बीच में जब पहली बार आई थी, उसके बाद से इन्होंने कंटिन्यूसली अच्छा काम किया है और सेकंड लार्जेस्ट पॉलिटिकल पार्टीज बनी है हिमाचल प्रदेश में। टिपिकल 2 पार्टी पॉलिटिकल सिस्टम है हिमाचल प्रदेश का। हम कम्युनिस्ट पार्टी की बात करते हैं। कम्युनिस्ट पार्टी 1925 में ऑल इंडिया लेवल पे स्थापित हुई थी और नेशनल पार्टी बनी थी 1961 में। 1964 में एक सीपीआईएम इससे टूट गई, सीपीआई एंड सीपीआईएम बन गई। सीपीआई है अलाइंड यूएसएसआर, अभी रशिया के कम्युनलिज्म से, और सीपीआईएम है चाइनीज़ कम्युनलिज्म से प्रभावित। और इनके बारे में बेसिक्स लैंडलॉर्ड सिस्टम के खिलाफ हैं, बिग इंडस्ट्रीज़ के नेशनलाइजेशन के ऊपर बात करते हैं, इम्प्रूवमेंट ऑफ पुअर्स के लिविंग स्टैंडर्ड्स के ऊपर बात करते हैं। ये सब कम्युनलिज्म का पार्ट है। हिमाचल प्रदेश की बात करते हैं। ये भंगरोटू मंडी में 1951 में किसान सभा हुई थी, एक पॉलिटिकल कॉन्फ्रेंस हुई थी जो किसान सभा में ने आयोजित की थी। वहाँ से ये स्टार्ट हुई थी सीपीआई की स्थापना होनी, और फाइनली 1953 में सीपीआई की पूर्णतः स्थापना हो गई हिमाचल प्रदेश में। इसके बाद इनका पुअर्स एंड वर्किंग क्लास का कॉन्फिडेंस इन्होंने कुछ हद तक अर्जित किया और ये हर इलेक्शंस में 1 या 2 सीट जीतकर आती है सीपीआई। इस अभी प्रेजेंटली राकेश सिंघा जी सीपीआईएम से हैं एमएलए। इनके अलावा कुछ और पार्टीज जैसे बहुजन समाज पार्टी, लोकदल, जनता दल आदि आई और गई टाइप हुई। इन्होंने कुछ भी स्ट्रेटेजिक रोल नहीं निभाया हमारी पॉलिटिक्स में।
अब आते हैं हम सपोर्ट बेस पे और इलेक्शन के परफॉर्मेंस के ऊपर। हिमाचल की विधानसभा को टेरिटोरियल काउंसिल बनाया गया था 1957 में और 62 तक ये टेरिटोरियल काउंसिल बनी रही। इंडियन नेशनल कांग्रेस का स्टेट पॉलिटिक्स में पूरी तरह से डोमिनेंस रहा। छोटी छोटी पॉलिटिकल पार्टीज आई गई टाइप रही, जैसे मजदूर, किसान मजदूर, प्रजा पार्टी, दैन स्वतंत्र पार्टी इत्यादि, लेकिन उन्होंने उतनी ज़्यादा सीट नहीं जीती जितनी इंडिपेंडेंट जीत जाते थे। तो इतनी ज़्यादा डोमिनेंस कोई भी पार्टी नहीं थी। जैसे कि 52 में 8 सीट जीती थी इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स ने, 57 और 67 में तो इवन 16 सीट तक चले गए थे, 72 में फिर 7 सीट इंडिपेंडेंट ने जीती थी। तो मेजोरिली कांग्रेस पार्टी का डोमिनेंस रहा अप टू 72। 67 में जनसंघ ने 7 सीट जीती थी फर्स्ट टाइम, और यहाँ से शुरू हुआ कंसोलिडेशन ऑफ इट्स पावर, और इसके बाद से इसने कंटिन्यूसली राइज किया है। 1972 के इलेक्शंस की बात करते हैं। कांग्रेस ने जीती थी 53 68 में से, और जनसंघ को मिली थी केवल 5 सीट। वो इसलिए क्योंकि 71 में हिमाचल प्रदेश को स्टेटहुड मिला था और हम 18वां स्टेट बने थे इंडियन यूनियन का। देन बांग्लादेश का लिबरेशन हुआ था, तो पीपल का सपोर्ट टर्न हो गया कांग्रेस पार्टी की तरफ। तो 72 के इलेक्शन में कांग्रेस पार्टी को भारी बहुमत से जीत मिली थी, 53 सीट्स मिली थी। 77 इलेक्शन तक सिंगल पार्टी डोमिनेंस कंटिन्यू रहा। देन आए 1977 के इलेक्शंस, जब यशवंत सिंह परमार जी की ईरा चीफ मिनिस्टरशिप की ख़त्म हुई और कंट्रोवर्शियल इमरजेंसी पीरियड रहा 75 से 77। इंदिरा गांधी जी उस समय प्रधानमंत्री थी, उसका पूरी तरह से प्रभाव पड़ा हिमाचल प्रदेश के इलेक्शंस पे। 77 के इलेक्शंस पे जनता पार्टी आती है पावर में 53 सीट जीतकर, और कांग्रेस को मिलती हैं केवल 9 सीट। शांता कुमार जी बन गए चीफ मिनिस्टर 77 में। इसके बाद इन्होंने न्यूली मर्ज एरियाज़, जिन्हें लोअर एचपीवी कहते हैं, उनका डेवलपमेंट स्टार्ट किया धीरे धीरे। और लेकिन 1980 में डिसॉल्व हो गई, और कांग्रेस ने 2 साल के लिए फिर से सरकार बनाई विद ठाकुर रामलाल एज चीफ मिनिस्टर। तो शांता कुमार जी को केवल 3 साल काम करने का मौका मिला, 77 से लेकर 80 तक। 82 में हंग असेंबली आई, किसी भी पार्टी को मेजॉरिटी नहीं मिली। कांग्रेस को मिली 31, जनता पार्टी को मिली 29, और जनता दल को केवल 2 सीट। वोट शेयर यहाँ लिखा है, आप इसे स्क्रीनशॉट लेकर पढ़ सकते हैं। 1983 में ठाकुर रामलाल जी को गवर्नर बना दिया गया आंध्र प्रदेश का, और हमारे चीफ मिनिस्टर बन गए वीरभद्र सिंह जी, क्योंकि सिंगल लार्जेस्ट पार्टी कांग्रेस ही थी, तो कांग्रेस को ही सरकार बनाने का मौका मिला। वीरभद्र सिंह जी 2 साल के लिए बन गए चीफ मिनिस्टर 83 से 85 तक। इंटरेस्टिंग बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी की जीती हुई 29 सीट में से, इनमें से मैक्सिमम सीट, मतलब लगभग 20 के आसपास सीट्स नए एरिया से आई, न्यू हिमाचल के एरिया से आई, और कांग्रेस की 31 सीट में से केवल 10 सीट नए एरिया से आई। तो इसका अर्थ ये निकाला गया कि न्यू एरियाज वर पुअरली डेल्ट बाय कांग्रेस गवर्नमेंट, और भारतीय जनता पार्टी इनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट कर सकती है। अगले इलेक्शन आते हैं 1985 के। इंदिरा गांधी असैसिनेशन के बाद से लोगों की सिंपैथी अगेन कांग्रेस की तरफ को टर्न हो जाती है, और कांग्रेस को मिल जाती हैं 58 सीट्स। 68 में से 58 सीट, केवल 10 बाहर जाती हैं, अदरवाइज लगभग सारी जीत गए लोग। भारतीय जनता पार्टी को केवल 7 सीट मिली, तो कांग्रेस की सरकार फिर से बन जाती है वीरभद्र सिंह जी की। 1990 में आते हैं, कांग्रेस रिड्यूस हो गई 9 सीट पे, और 58 सीट मिली है भारतीय जनता पार्टी को। तो ये 58 सीट 1985 की 1990 में चली गई कांग्रेस की सीट्स, जो 85 में कांग्रेस को मिली थी 58, और 90 के इलेक्शन में 58 मिली भारतीय जनता पार्टी को। दूसरी बार चीफ मिनिस्टर बन गए शांता कुमार जी, और जनता दल को बाहर रखा गया दोनों पार्टीज़ के द्वारा, पूरा प्रयास किया गया और वो सक्सेस भी रहे इसमें। 1992 में बाबरी मस्जिद इशू हुआ, देन प्रेसिडेंट रूल इम्पोज हो गया, और उसके बाद गवर्नमेंट फिर से डिसमेंटल हो गई। तो शांता कुमार जी को फिर से पूरा टेन्योर करने का मौका नहीं मिला। पिछली बार ये 3 साल रहे थे, और इस साल तो केवल ये 2 ही साल रहे, 1990 से लेकर 1992 तक। फिर होते हैं मिड टर्म इलेक्शन 1993 के, और सरप्राइजिंगली भारतीय जनता पार्टी, जो कि यहाँ पर सरकार बनाई थी, वो आ जाती है 8 सीट पर, और इंडियन नेशनल कांग्रेस को मिल जाती है 52 सीट। रीजंस कई रहे, मेनली ये थे कि जैसे मार्केट इंटरवेंशन स्कीम्स थी शांता कुमार गवर्नमेंट की, एप्पल सपोर्ट प्राइस के इश्यूज थे, और एटीट्यूड उनका जो लेथार्जिक एटीट्यूड और थोड़ा स्ट्रिक्ट एटीट्यूड था उनका इंफ्रास्ट्रक्चर और इनपुट्स के लिए फ्रूट ग्रोअर्स की। और जो अपर हिमाचल या ओल्ड हिमाचल बोल लीजिए, उसके एरियाज़ के लोगों को ये गवर्नमेंट बिल्कुल पसंद नहीं आई, उनकी पॉलिसीज़ पसंद नहीं आई। इसके अलावा शांता कुमार गवर्नमेंट ने नो वर्क नो पे भी लाया, कि अगर आप स्ट्राइक करोगे किसी भी चीज़ के लिए, अगर आप गवर्नमेंट के अगेंस्ट जाओगे, तो वी विल कट योर सैलरीज एंड यू विल बी पेड ओनली फॉर द डेज यू आर एक्चुअली वर्किंग इन योर ऑफिसेज। तो नो वर्क नो पे
आया था, लोगों ने बहुत अधिक इसका विरोध किया, बहुत से ऑफिशियल्स को टर्मिनेट किया गया, पनिशमेंट पोस्टिंग्स दी गई, इसलिए बीजेपी बन गई अनपॉपुलर इस स्टेट में और 1993 में पूरी तरह से इनको हार मिली। अब कांग्रेस ने अपना फोकस पूरी तरह से नए एरियाज़ के डेवलपमेंट में लगाया, फ्रूट और वेजिटेबल ग्रोइंग पे ध्यान दिया, न्यू एरियाज़ में धर्मशाला को विंटर कैपिटल डिक्लेयर कर दिया, बहुत से जोनल ऑफिसेज को वहाँ पे स्टार्ट किया गया, गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स के नए रेडियो स्टेशन बनाए गए हमीरपुर और धर्मशाला में, सभी डिसमिस्ड या पनिशमेंट पोस्टिंग वाले एम्प्लॉयज़ को वापस रिज्यूम किया गया उनकी स्टेटस पे और उनके स्ट्राइक पीरियड को उनके लीव में एडजस्ट किया गया। बहुत से न्यू इंस्टीट्यूशंस खोले गए नए एरियाज़ में, न्यू हिमाचल एरियाज़ में, जैसे कि टांडा मेडिकल कॉलेज 1996। देन केम 1998 इलेक्शंस। ये बोल्ड इसलिए किया गया है क्योंकि ये बहुत ही इंटरेस्टिंग सा इलेक्शन था। यहाँ पर एक ही महीने में 2 चीफ मिनिस्टर हमारे बन गए। पहले 9 मार्च को वीरभद्र सिंह जी बने, उसके बाद प्रेम कुमार धूमल जी बन गए 24 मार्च को। कैसे बने ये देखते हैं। देखिए, इंडियन नेशनल कांग्रेस को यहाँ कांग्रेस लिखते हैं, यहाँ बीजेपी लिखते हैं। कांग्रेस को मिली 31, भारतीय जनता पार्टी को मिली 29, इसके अलावा हिमाचल विकास कांग्रेस को मिली 5। तो एक इंडिपेंडेंट का सहारा मिला कांग्रेस को, ये बन गई 32, और भारतीय जनता पार्टी को ये हिमाचल विकास कांग्रेस के 5 एमएलए से 2 टूट कर यहाँ पर आ गए, तो ये इनको 2 मिल गए हिमाचल विकास कांग्रेस के, और ये हो गई 31। इसके बाद एक एमएलए की यहाँ डेथ हो जाती है, तो ये रिड्यूस हो जाते हैं 30 पे। तो 32 सीट वाली पार्टी ने सरकार बना ली। वीरभद्र सिंह जी 9 मार्च को हमारे चीफ मिनिस्टर बन जाते हैं। लेकिन सडनली क्या होता है कि ये इंडिपेंडेंट जो यहाँ पर जुड़ा था, ये अपना जो सपोर्ट थी ये वापस ले लेता है और कांग्रेस चली जाती है वापस 31 सीट पर। अब यहाँ जो 30 सीट हैं, इनमें ये हिमाचल विकास कांग्रेस के 2 और एमएलए आके सपोर्ट देते हैं इनको, और यहाँ बन जाती हैं 32 सीट्स। तो बीजेपी की बन गई 32 सीट्स, ये थोड़ा सा ज़्यादा हौच पौच हो गया। अब यहाँ पे रह गई 31 कांग्रेस की, और बीजेपी की बन गई 32 सीट। तो 24 मार्च को प्रेम कुमार धूमल जी एज चीफ मिनिस्टर शपथ ले लेते हैं। तो ये एक ही बार में, एक ही महीने में 2 चीफ मिनिस्टर हमारे बन गए। 9 मार्च को वीरभद्र सिंह जी एंड प्रेम कुमार धूमल जी 24 मार्च को शपथ लेते हैं। दिस हॉरिबल शुड बी अवॉइडेड। सो इन 1998 बीजेपी रूल विदाउट मैंडेट एंड कंप्लीट 5 फुल कंप्लीट टर्म। प्रेम कुमार धूमल जी बने पहले नॉन कांग्रेस चीफ मिनिस्टर टू कंप्लीट फुल टेन्योर। 2003 के इलेक्शंस में अगेन टर्न, कांग्रेस को मिल गई 43 सीट्स। वोट शेयर्स को आप यहाँ देख सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी केवल 16 सीट पर सिमट के रह गई, और हिमाचल विकास कांग्रेस को केवल 1 सीट मिली। वीरभद्र सिंह जी दोबारा से चीफ मिनिस्टर बन जाते हैं। 2007 के इलेक्शन आए, इंडियन नेशनल कांग्रेस जो कि 41% वोट शेयर था ये वाला, ये रह गया 38% शेयर, और जो भारतीय जनता पार्टी थी जो ये 39% शेयर था, ये चला गया 44% वोट शेयर पे, और प्रेम कुमार धूमल जी बन गए फिर से चीफ मिनिस्टर। अब बीजेपी को रियलाइज़ हुआ कि हम लोगों का मूड चेंज हो रहा है, अब हमें अपनी पावर को ज़्यादा से ज़्यादा कंसोलिडेट करना चाहिए। वैसे तो वीरभद्र सिंह जी अपने 2003 वाले टर्म में, इस टर्म में बहुत सी वेलफेयर की पॉलिसीज़ लाए थे, न्यू एरियाज़ की डेवलपमेंट भी उन्होंने बहुत की। स्टिल 2012 में, ये 2007 में वो पावर में नहीं आ पाए। 2007 में अगेन को धूमल जी बने चीफ मिनिस्टर। 2012 के इलेक्शन आते हैं, अगेन इंडियन नेशनल कांग्रेस गेम को बदल देती है, 36 सीट जीत जाती है। भारतीय जनता पार्टी की केवल 26 आती हैं, 6 मिलती हैं इंडिपेंडेंट को। महेश्वर सिंह जी बनाते हैं अलग पार्टी, पर सीट कोई नहीं मिलती। वीरभद्र सिंह जी अगेन चीफ मिनिस्टर बन गए। देन केम रिसेंट इलेक्शन, 2017 के इलेक्शंस। भारतीय जनता पार्टी को मिली 44, कांग्रेस को मिली 21, 2 इंडिपेंडेंट। होशियार सिंह जी आए देहरा से, प्रकाश राणा जी आए जोगिंद्रनगर से। इसके अलावा एक सीपीआईएम के विधायक हैं राकेश सिंघा जी। धूमल जी अपनी सीट हार गए, सुजानपुर सीट, राजेंद्र सिंह राणा को 3500 वोट से ये हार गए। रिकॉर्ड वोटिंग हुई इस बार 75% 2017 के इलेक्शंस में। इसके बाद आए 2019 के पार्लियामेंट्री इलेक्शन, जिसके बारे में पहले मैंने बात की। 2 सिटिंग एमएलए सुरेश कश्यप जी और किशन कपूर जी धर्मशाला से, सुरेश कश्यप जी पछाद से, जो हमारे बीजेपी के स्टेट प्रेसिडेंट बनाए गए हैं अभी 2 दिन पहले ही। तो ये दोनों चले जाते हैं पार्लियामेंट्री इलेक्शन जीत कर लोकसभा में, और ये दोनों सीट बाई इलेक्शंस में फिर से बीजेपी के हाथ लग जाती हैं। रीना कश्यप जी जीतती हैं पछाद से, विशाल नेहरिया जीते थे धर्मशाला से। प्रेजेंटली 13th असेंबली हमारी विधानसभा, 5 वुमेन एमएलएज हैं। तो ये था अब तक की जो इलेक्शंस थे उनका कंप्लीट डिटेल्स। पीपल आर मच अवेयर, हिमाचल प्रदेश के लोग बहुत अवेयर हैं। हिमाचल प्रदेश एजुकेटेड स्टेट है, और लोगों ने ये दिखाया भी है अल्टरनेट पार्टी रूल से, ताकि किसी भी पार्टी का डोमिनेंस ना रहे। कोई ये ना सोचे कि हमारी एक छत्र राज है, हमारी सत्ता है कंटिन्यू रहेगी। सो पीपल आर मच अवेयर एंड एजुकेटेड एंड दे हैव प्रूवन इट
अब आते हैं नेगेटिव्स। ये तो हो गया पॉजिटिव कि ठीक है डोमिनेंस नहीं हुआ किसी पार्टी का, लेकिन इससे ये चीज़ें थोड़ी सी हर्डल बन गई कि किसी भी बंदे का गुड इनिशिएटिव्स, किसी भी विधायक ने अच्छे काम किए हैं, जो भी डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ की हैं, वो ओवर शेडो हो जाती हैं, वो अंडर कवर रह जाती हैं। क्योंकि इफ़ ही इज़ श्योर टू लूज़ नेक्स्ट टर्म, अगर वो श्योर है कि अगली बार दूसरी पार्टी की ही सरकार बननी है, तो थोड़ा सा एटीट्यूड भी चेंज हो जाता है लोगों का। एंड इट्स क्वाइट नेचुरल कि डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ पे उतना अधिक जोश से ना काम हो जितने अधिक जोश से हो सकता है। तो लोगों को पार्टी सिंबल को नहीं देखते हुए केवल इंडिविजुअल जो प्रयास हैं, इंडिविजुअल डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ हैं, किसी भी एमएलए की, किसी भी विधायक की, किसी भी रिप्रेजेंटेटिव की, उनको देखकर ही वोटिंग करनी चाहिए। दिस इज़ ओनली द आउटकम ऑफ दिस। वोटर शुड वोट विद माइंड and for development, not traditional to mere party symbols to sustain democracy at its best. So that's it. Thank you for watching. मैं उम्मीद करता हूँ ये आने वाले मेंस प्री सब में आपके काम आए और आपको एक बेस मिला होगा, एक आधार आपको पॉलिटिकल सिनेरियो का, हमारे हिमाचल प्रदेश का आपको आपके दिमाग में आया होगा। अब जब भी आप स्टेट के इलेक्शंस या पॉलिटिक्स के बारे में कुछ पढ़ेंगे तो आपके दिमाग में कुछ ना कुछ बेस एक ऑलरेडी तैयार होगा, एक प्लेटफॉर्म बना होगा, उस पर आप कितनी भी बड़ी बिल्डिंग खड़ी कर सकते हैं। सो थैंक यू फॉर वाचिंग। उम्मीद करता हूँ ये आपको अच्छा लगे। कुछ भी इसमें कुछ आपको कमी लगे, कुछ गलती हो तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड कीप स्माइलिंग।